प्रेस वार्ता में आप सब लोग आए, मेरे कलीग्स भी हैं। हम 5 इशू पर बात रखेंगे। सबसे पहले ये बात हम सब के सामने है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम G20 के नाम पर हमारे पास में दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और भारत बहुत ही गौरव के साथ में, आनंद के साथ में इस पल को जीने जा रहा है। चाहे वो चंद्रयान 3 का इशू हो, पूरी दुनिया के अंदर एक इतिहास भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से बनाया गया है। लेकिन उस बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमको काफ़ी पीछे ले जाती हैं। मैं शुरुआत करता हूँ मेवात के अंदर और नूह में जो हिंसा हुई है। हिंसा बहुत भयानक थी। देश के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को जब वो अपनी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो किसी को पथराव करने का या उन पर टारगेट करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राइट में गिना गया है। अब सवाल ये है कि जो हिंसा हुई वो किसकी नाकामी थी और किसकी कामयाबी थी, वो तो मैं समझता हूँ कि देश के लोग जानते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस हिंसा के बाद देश के अंदर एक ये नैरेटिव सेट किया गया कि एक रिलीजन ऐसा है जहाँ पर उसके मानने वालों की जब मेजॉरिटी हो जाती है तो वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। उस रिलीजन को टारगेट किया गया। आप देखोगे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया, जिसको बीच में सरकारी लोगों ने रुकवा भी दिया, लेकिन एक रिलीजन को टारगेट किया गया। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या दुनिया के अंदर आप ये कह सकते हो कि मुसलमान और इस्लाम जो एक रिलीजन है, तो क्या वो रिलीजन टेररिज्म को, आतंकवाद को, अलगाववाद को और फिरका परस्ती को प्रमोट करता है? एक तंत्र मंत्र के माध्यम से एक सरकारी इकोसिस्टम लगा करके इस बात को बहुत तेज़ी के साथ में प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है। 3 बातों पर हम सबको गौर करने की आवश्यकता है। अगर हम दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं जहां पर मुसलमान 90% को पावर वाले लोग होते हैं, वो पूरे तौर पर सिस्टम पर हावी हो जाते हैं और गरीब मजदूर किसान परेशान। उसके लिए जैसे नीरव मोदी हुआ, मेहुल चौकसी हुआ, ये जितने पैसे बना करके चाहते हैं बाहर चले जाते हैं और अगर किसान 10,000 रुपये का भी लोन ले लेता है, उसको अदा नहीं कर पाता है तो उसके घर की कुर्की हो जाती है। ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की एक सुंदरता है, इसका भी आनंद लोग लेते रहते हैं। नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, एक सवाल ले लीजिए। जैसे आपने कहा कि भारत में इस समय जो है कुछ ज़्यादा ही धर्म के लोगों को, ठीक है, और एक पंथ के लोगों को ज़्यादा ही टारगेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि इस कौम के लोग या इस धर्म को मानने वाले लोग इस तरह घटनाएं करते हैं। इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण आपके पास में नहीं है। 1948, 1965, 1971 और 1999 में, ठीक है, जो अटैक हुए इंडिया पर, ठीक है, वो सारे ही जो है पाकिस्तान से हुए। वो एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग थे, वो एक जाति विशेष के लोग थे, उन्होंने ही सारी घटनाएं करी। आप तो नहीं समझिए। तो क्या आपको लगता है कि उनको मुंहतोड़ जवाब जो दिया जा रहा है, क्या उसको जवाब जो दिया है उस वो तरीका देने का और उसको बताने के तरीके अलग है, या कुछ माइंडोलॉजी जो दूसरों की सेट की जा रही है ऐसी कि लोगों को कुछ करा कुछ और जाए, दिखाया कुछ और जाए? मतलब आर्मी का भी श्रेय जो है तो वो भी अब लेना शुरू कर दिया। देखिए, जहाँ तक आपने घटनाओं का चर्चा किया कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के और देश के लोगों ने घटनाएं की हैं, वो एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये इन घटनाओं पर जो सरकार कार्रवाई कर रही है उस पर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने तो किसी रिलीजन के नाम पर बनने वाले देश को 47 में ही छोड़ दिया था। और कश्मीर का जहाँ तक मसला है, हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। अगर कश्मीर पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं भी अगर इतना सक्षम होऊंगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने देश में, तो कोई इफर्ट किंतु परंतु। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, अगर सरकार उसको लेती भी है तो ले, उससे भी हमें कुछ नहीं जाता। आप हेड ऑफ स्टेट हैं,
चंद्रयान अगर लैंड करता है तो आधी स्क्रीन पर आप आ जाते हैं, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन आप उसकी घटना को क्या भारत के सारे मुसलमानों को उसका जिम्मेदार बनाएंगे? अगर कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है तो गलत है, नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार बनाएंगे। अगर ढाका में कोई पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहा है तो उसके लिए त्रिपुरा का मुसलमान जिम्मेदार अपनी जवाबदेही तय करेगा क्या? तो नक्सलवादी के लिए कौन जवाबदेही तय करेगा? इसके अलावा जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में जो रिपोर्ट सामने आई, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और फिर गांधी जी को किसने मारा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? राजीव जी को किसने मारा था, उसके लिए कौन होगा? इंदिरा जी को किसने मारा था, उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने मारा था? तो फिर तो शायद कोई रिलीजन नहीं बचेगा। किसी भी एक इंसिडेंट के लिए हम लोग किसी कम्युनिटी को नहीं सोचते सर। यस। और फिर जिस तरह मुस्लिम युवाओं को आजकल पकड़ा जा रहा है, या हमारे पठान साहब हैं, उसको देखते हैं ज़रा 2-1 मिनट। कितने कॉलेज बनाए आपने, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई पसमानदा मुसलमानों के लिए, कितना % आपने उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा? आप एडवर्टीजमेंट करके, पब्लिक मीटिंगें करके, और हमारे रिलीजन में कोई पसमानदा, नॉन पसमानदा, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। सबको कहा गया एक साथ मस्जिद में आओ। और मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, भारत की मस्जिदों के अक्सर इमाम आपके नैरेटिव के अकॉर्डिंग जो आपने पसमानदा की डेफिनेशन गढ़ी है, वो मेजॉरिटी ऑफ इमाम जो है पसमानदा होंगे। तो ये कोई चीज़ नहीं है, आप उनको मुख्य धारा से जोड़ो, उनके लिए कुछ करो, तो उस पर हमें भी कोई आपत्ति नहीं। मोहन भागवत ने भी कहा है कि इंडिया और भारत में ज़मीन आसमान का फर्क है। हम भारत को क्यों भारत नहीं कहते हैं, और इंडिया में अलग अलग तरीक़ों से नाम से पुकारे जा रहे हैं। उन्हें कहा है भारत का होना चाहिए। कैसे देखते हैं सर? भागवत साहब को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बुला लेना चाहिए कि खेलो इंडिया का जवाब दीजिए, स्किल इंडिया का जवाब दीजिए, स्टार्टअप इंडिया का जवाब दीजिए। ये जो चीज़ें हैं इंडिया के शब्द के साथ में जुड़ी हुई, जो अब तक की योजनाएं हैं जिस पर भारत सरकार लगभग हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, तो उसको इंडिया के साथ में क्यों जोड़ा? उसको ही भारत के साथ जोड़ देना चाहिए। सबसे बड़े आपसे एक मामला फंसा हुआ है कि जो है चुनाव आते हैं तो पसमानदा मुसलमानों की बात कही जाती है, मुसलमानों की बात है। ये कहा जाता है कि मुसलमान जिधर हैं वही सीटें सामने निकल के सामने आएंगी। चुनाव के टाइम पे मुसलमानों की याद की जाती है, उससे पहले क्यों घटनाएं पर घटनाएं बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर? अब तो देखिए चुनाव का टाइम भी ख़त्म हो गया। अब तो इस देश में जो चीज़ें हो रही हैं, आप मणिपुर के अंदर देखिए, मणिपुर में तो कोई चुनाव नहीं। क्या मणिपुर में मेचीज़ का और कुकीज़ का इससे पहले झगड़ा नहीं हुआ? 1993 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, अगर आप देखेंगे इतिहास को, उस वक्त भी हुआ था। और नरसिम्हा राव ने अपनी कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। 2001 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब भी हुआ था। लेकिन उस वक्त स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके आदरणीय वाजपेयी जी ने बहुत कम समय में इस समस्या का समाधान कर दिया था। लेकिन अब तो आप देखिए कितना लंबा टाइम गुजर गया है, और आप कंपैरिजन करते हो छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से और अलग अलग राज्यों से। ऐसा सामूहिक बलात्कार महिलाओं के साथ तो इस वक्त भारत के किसी राज्य में नहीं हो रहा है जैसा मणिपुर में हो रहा है। और सरकार तमाशाई बनी हुई है, वहाँ तो चुनाव भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके देश में और आपकी सरकार में माइनॉरिटीज़ के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं है। दुनिया भर में क्या मैसेज जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो? इतने महीने गुजर गए लेकिन कोई अच्छी चीज़ तो सामने नहीं आ रही है मणिपुर से। कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? हालात तो बहुत नाजुक ठीक है, अभी तो बुलडोजर का दौर है, तो ठीक है। एक जवाब दीजिए, अभी एक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री है कौशल किशोर, उनके लड़के पहले भी 307 के मामले में जेल गए थे। उनके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले थे, कैमरे में CCTV रिकॉर्डिंग भी थी। उसके बावजूद भी वो अपने पावर का इस्तेमाल करके, जैसे भी आप समझिए, वो बेल पे बाहर आ गए। उसके बाद फिर उनकी पिस्टल से घटना होती है और उनको पिस्टल से घटना हुई, अभी तक उनको दोषी नहीं बनाया। सिर्फ पिस्टल रखने का ही, उनकी पिस्टल मिली तो ऐसे कोई मामले होते तो पुलिस तत्काल 120B का भी जो है उसको मुझे मना देती है। तो क्या लग रहा है कि इसमें बहुत अवैधान पूरी तरह से जाएगा या फिर प्रभाव का नतीजा है? ये प्रभाव का ही नतीजा है। हमारे देश की राजनीति की एक ये खुसूसियत है, जैसे किसी का बेटा अगर किसानों पर जीप चढ़ा देता है तो कुछ भी नहीं होता है।
आप कल्पना कर सकते हैं 4 किसानों की लगभग हत्या हो जाती है, वो बाप अभी तक मंत्री बना हुआ। अंबेडकर का संविधान अब इस लायक नहीं रहा कि वो एक गौरवशाली वैभवशाली भारत का निर्माण उसके माध्यम से किया जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो दुनिया में जाना जाता है सेकुलरिज्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए। वो सरकार जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया भर में गाजे बाजे के साथ भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, सबसे पुरानी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कह रही है, उसी सरकार का एक अंग अगर उस लोकतंत्र की नींव कॉन्स्टिट्यूशन को खंडन करता है, उसको नया बनाने की मांग करता है, तो कितना ज़्यादा आपके बोलने में, आपकी कथनी और करनी में अंतर होगा। उस पर तो यूएपीए लगा करके सरकार को, दुनिया को ये संदेश देना चाहिए था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर डॉक्टर अंबेडकर के कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल की लंबी लड़ाई स्ट्रगल का परिणाम है। संविधान को बनाने के लिए आज़ादी नहीं लड़ी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ करके अपना बलिदान दिया था, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, उस भारत को संविधान की लाइनों में दर्शाया गया है। अगर आप अंबेडकर के संविधान के विरोध में हैं, तो आप कभी भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, इसमें कोई संकोच नहीं है। और लास्ट में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं खुद संविधान का और कानून का विधि विधान का जानकार हूँ, कि अगर देश का कोई भी सनकी तानाशाह, चाहे वो केंद्र का हो या कोई राज्य का हो, संविधान को समाप्त करने का उसने सपना भी देखा है, तो भारत के हर घर से ऐसे युवा उठेंगे जो संविधान के, अंबेडकर के संविधान की किताबों को अपने हाथों में उठाकर इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। और अंतिम चीज़, आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में एक टीचर की घटना सामने आई, जिसमें अगर उसको कंपेयर करें हम मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में तो इससे भी कम घटना थी, लेकिन वहाँ पर बुलडोज कर दिया गया। वो टीचर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 3 लोग क्रांति ला सकते हैं, फादर, मदर एंड टीचर। अगर हम अपने टीचर को ही शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नए देश का निर्माण कर सकता है, अगर हम उसका ये व्यवहार देखेंगे, ये दुर्दशा देखेंगे, तो शायद हम एक गौरवशाली भारत के निर्माण की कल्पना आज के दौर में इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अब कुछ क्वेश्चन हो तो हम उसको ले सकते हैं। सबसे बड़ी सवाल अभी यही है कि जिस तरह से जो है पसपंदा समाज की बात कही जाती है, पसपंदा समाज की तरफ जो है कांग्रेस भी जा रही है, बीजेपी भी जा रही है और सपा भी जा रही है, कहीं को खींचने की बात करती है। सिर्फ मुसलमानों, पसपंदा समाज में मुसलमान रहे कि बाकी मुसलमान चले गए कहीं दुनिया से? देखिए, जहाँ तक पसमानदा समाज की बात है, अगर हम देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें, हम और कमेटियों की रिपोर्ट पढ़ें, तो भारत की पूर्ण आबादी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो टोटल मुसलमान ही पसमानदा है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई बहुत अच्छी बात है अगर आप पसमानदा मुसलमान, आपने कुछ एक नैरेटिव सेट